कक्षा 11 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, भूगोल की इस वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपकी पुस्तक का 5वां अध्याय खनिज एवं शैल लेकर मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज इंटर कॉलेज एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, इस पाठ के पूर्व आपने जिन पाठों का अध्ययन किया है उसके आधार पर आप ये जान चुके हैं कि हमारी पृथ्वी की रचना विभिन्न प्रकार के तत्वों से हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व जो हैं वो ठोस रूप में पाए जाते हैं, जबकि आंतरिक परत में यही तत्व पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी की भूपरपटी का 98% हिस्सा मुख्य रूप से 8 तत्वों से मिलकर बना है। वो 8 तत्व हैं: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। शेष जो 2% हिस्सा बचता है वो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, निकिल, कार्बन तथा कुछ अन्य पदार्थों से मिलकर बना है। भूपरपटी पर पाए जाने वाले तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः ये एक दूसरे तत्वों के साथ मिलकर पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को ही जो विभिन्न तत्व मिलकर निर्मित करते हैं, इन्हीं पदार्थों को हम खनिज के नाम से जानते हैं, जो हमारा सबसे पहला मुख्य टॉपिक है। अगर हम खनिज के परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि खनिज एक प्राकृतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक तत्व है जिसका अपना एक निश्चित रासायनिक संगठन, परमाणुविक संरचना और भौतिक गुणधर्म होता है। खनिज का निर्माण ज्यादातर 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। हालांकि कभी कभी एक तत्वी खनिज भी पाए जाते हैं, और ऐसे एक तत्वी खनिज में विशेष रूप से सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के अलावा सल्फर और ग्रेफाइट भी एक तत्वी खनिज के रूप में पाए जाते हैं। भूपरपटी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को अब तक पहचाना जा सका है और उनको नाम दिया जा सका है। पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला जो मैग्मा है, जो प्रायः विस्फोट के द्वारा, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा पृथ्वी पर आता है, ये मैग्मा ही खनिजों का मूल स्रोत है। जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस होकर शैल बनता है, वैसे वैसे खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ यानी ज्वलनशील, जिनसे हम शक्ति प्राप्त करते हैं। और खनिज ठोस, तरल और गैस के रूप में क्रमशः पाए जाते हैं। तो हमने खनिज जान लिया कि खनिज क्या है। अब हम खनिजों को उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर देखेंगे कि इन विभिन्न प्रकार के खनिजों की भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं। तो इन भौतिक विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है क्रिस्टल। क्रिस्टल यह खनिजों का जो बाहरी स्वरूप है यह निर्धारित करता है। क्रिस्टल यह उसके अणुओं की आंतरिक संरचना से तय होता है, और उसी के आधार पर क्रिस्टल के कई आकार या रूप मिलते हैं, जैसे घनाकार, षटभुजाकार या अष्टभुजाकार आदि। दूसरी इसकी विशेषता है वो है विदलन। विदलन का मतलब होता है फ्रैक्चर। आपने फ्रैक्चर शब्द सुना होगा, हड्डियों के टूटने के संदर्भ में हम अक्सर फ्रैक्चर कहते हैं, यानी टूटना। इस गुण के कारण
खनिजों में समतल सतह बनाने के लिए एक दिशा में टूटने की प्रवृत्ति, एक दिशा में यानी एक ही तरफ को टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था के आधार पर एक या अनेक दिशा में कोई भी कोण बनाने पर वे टूट सकते हैं। यह विदलन की प्रक्रिया खनिज की एक प्रमुख भौतिक विशेषता है। और इसी टूट से संबंधित एक तीसरी बात है जिसको हम कहते हैं विभंजन, यानी तीसरा आपका जो भौतिक विशेषता है खनिज का वो है विभंजन। विभंजन अणुओं की आंतरिक व्यवस्था बड़ी जटिल होती है। इन अणुओं का कोई तल नहीं होता है। क्रिस्टल वितलन तल के अनुसार न टूट करके अनियमित रूप से टूटता है, इसी को हम विभंजन कहते हैं। एक और भौतिक विशेषता है खनिज की और वो है बेटा चमक। चमक आप जानते हैं खनिजों की अपनी एक अलग चमक होती है, जैसे मेटेलिक या रेशमी या ग्लासी इत्यादि, ठीक है। इसके साथ ही साथ खनिजों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता होती है उसके रंग की। खनिजों के रंग उनकी परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्पोपाइराइट आदि। कुछ खनिजों में अशुद्धि पाई जाती है और उन अशुद्धियों के कारण भी वो रंगीन हो जाते हैं। जैसे अशुद्धि के कारण क्वार्ट्ज नाम का खनिज जो होता है उसका रंग सफेद, हरा, लाल या पीला हो सकता है। तो इस प्रकार चमक भी खनिजों की एक प्रमुख भौतिक विशेषता है। अब हम देखते हैं धारियां। खनिजों पर अनेक प्रकार की धारियां पाई जाती हैं। किसी भी खनिज के को अगर पीस कर पाउडर बना दिया जाए तो उसका रंग खनिज के रंग के समान भी हो सकता है या उससे भिन्न भी हो सकता है। जैसे खनिज मेलाकाइट है, उसका रंग हरा होता है तो इसमें धारियां भी हरी पाई जाती हैं। इसी प्रकार फ्लोराइट का रंग हरा या बैंगनी होता है, लेकिन इस पर धारियां सफेद कलर की पाई जाती हैं। अगली इसकी जो विशेषता है वो है इसकी संरचना। इसकी संरचना खनिजों की अपेक्षा खनिजों की अपनी विशेष संरचना होती है, जो महीन हो सकती है, मध्यम खुरदुरी हो सकती है, पृथक करने योग्य हो सकती है, अपसारी हो सकती है और तंतु युक्त भी हो सकती है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की संरचना भी खनिजों की एक प्रमुख विशेषता है। अगली बात हम करते हैं कठोरता, यानी सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना खनिजों की कठोरता को दर्शाता है। और इस कठोरता को हम 1 से 10 तक की संख्याओं में व्यक्त करते हैं। कई ऐसे खनिज हैं जिनकी कठोरता बहुत कम होती है और कुछ ऐसे खनिज हैं जिनकी कठोरता बहुत ज़्यादा होती है। सबसे मुलायम खनिज जो होता है वो टेल्क होता है और सबसे कठोर खनिज जो होता है वो हीरा होता है। कुछ अन्य खनिज भी अपनी कठोरता के अनुसार आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, वहाँ से अध्ययन करके आप ये जानने की कोशिश करें कि कौन से खनिज तत्व की कठोरता क्या होती है। एक अन्य बात है जो यहाँ छूट गई है, मैं इसको बता दूं आपको, एक पॉइंट यहाँ छूट गया है, वो है पारदर्शिता। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। तो क्या खनिज पारदर्शी होते हैं? ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ खनिज पारदर्शी होते हैं। ये पारदर्शी भी होते हैं, पारभासी भी होते हैं और अपारदर्शी होते हैं, यानी तीनों प्रकार के होते हैं। पारदर्शी का मतलब कि प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती हैं। पारभासी का मतलब प्रकाश की किरणें आर पार होती हैं, लेकिन उनके विसरित हो जाने के कारण आर पार की वस्तु देखी नहीं जा सकती। और तीसरा है अपारदर्शी। ज़्यादातर खनिज अपारदर्शी ही होते हैं, यानी इसमें प्रकाश की किरणें आर पार बिल्कुल नहीं जा सकती। तो इस प्रकार पारदर्शिता भी
खनिजों की एक प्रमुख भौतिक विशेषता होती है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की, और इस अगले बिंदु को हम कहते हैं खनिजों के प्रकार, यानी खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसको यहां पर आपको मैंने दो भागों में इसको बताया है, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक खनिज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम जान ले धात्विक खनिज क्या होते हैं। धात्विक खनिज के अंतर्गत उन खनिजों को शामिल किया जाता है जिसमें धातु तत्वों की प्रधानता होती है, यानी उसमें धातु तत्व पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो 3 प्रकार के मैंने उप विभाग रखे हैं, उसमें सबसे पहले हम रखे हैं बहुमूल्य धातुओं को, यानी जो कीमती धातु हैं। और आप जानते हैं सोना चांदी का नाम आपने सुना होगा, ये प्रमुख धात्विक खनिज हैं, सोना चांदी। और एक तीसरी भी इससे भी कीमती धातु है जिसको हम प्लेटिनम के नाम से जानते हैं। तो ये 3 धातुएं धात्विक खनिज की श्रेणी में है और ये बहुमूल्य कोटि की श्रेणी में रखी जाती हैं। दूसरी बात हम करेंगे इस दूसरे उपवर्ग की, जो है लौह धातु। लौह धातु से भी आप परिचित हैं। लौह और स्टील के निर्माण के लिए जो लोहे में मिलाए जाने वाली धातुएं हैं, लोहे को लेकर और उसमें मिलाए जाने वाली धातुएं जिससे इस्पात बनता है, स्टील बनता है, वो लौह धातु की श्रेणी में होती है। और तीसरा है अलौह धातु, यानी धात्विक के अंतर्गत कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जिनमें अलौह धातु की विशेषता पाई जाती है, जैसे सीसा, तांबा, जिंक, टिन और एल्युमिनियम। ये खनिज ऐसे हैं जिन्हें हम अधात्विक खनिज की अलौह धातु के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। अब हम खनिज के प्रकार के अंतर्गत इस दूसरे वर्ग की बात करते हैं, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज यानी इन खनिजों में धातु के अंश बिल्कुल नहीं होते हैं। इसमें गंधक है, फास्फोरस है, नाइट्रेट है, और ये इस प्रकार के खनिज होते हैं जिसमें किसी प्रकार के धात्विक तत्वों का अभाव होता है। ठीक है। अभी इसके कई महत्वपूर्ण बिंदु बाकी हैं, तो हम उन आगे के बिंदुओं को यहां पर नोट करते हैं, उसके बाद आपको लेक्चर आगे जारी रखते हैं। बच्चों, खनिजों की जो भौतिक विशेषताएं होती हैं उससे तो आप परिचित हो गए। अब हम कुछ प्रमुख खनिजों की जो विशेषताएं हैं उनको अलग से जानने की कोशिश करेंगे। ये वो महत्वपूर्ण खनिज है जिससे भूपर्पटी का बहुत बड़ा हिस्सा निर्मित हुआ है, और इनमें सबसे पहले है फेल्डस्पर। भूपर्पटी का आधा हिस्सा लगभग वो फेल्डस्पर से निर्मित है। इसका रंग हल्के क्रीम से लेकर हल्के गुलाबी तक का हो सकता है। इसका उपयोग चीनी मिट्टी का बर्तन और कांच बनाने के लिए किया जाता है। सभी फेल्डस्परों में सिलिकॉन और ऑक्सीजन निश्चित रूप से पाया जाता है। इसके साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम आदि भी भिन्न भिन्न फेल्डस्पर में शामिल होता है। अब हम दूसरे खनिज की बात करते हैं, वो है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होता है वो एक कठोर प्रकृति का खनिज होता है जो मुख्य रूप से रेत और ग्रेनाइट का प्रमुख घटक होता है। इस खनिज में सिलिका भी पाया जाता है और इसका उपयोग रेडियो और रडार तकनीक में किया जाता है। यह पानी में बिल्कुल नहीं घुलता, यानी कि अघुलनशील होता है। यह सफ़ेद या रंगहीन होता है। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण खनिज की विशेषताओं पर गौर करते हैं, जिसका नाम है पाइरॉक्सीन। पाइरॉक्सीन भूपृष्ठ का या भूपर्पटी का 10% भाग इस पाइरॉक्सीन से ही बना है। सामान्यतः यह उल्का पिंड में पाया जाता है। इसका रंग हरा या काला हो सकता है। इसमें कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका शामिल होते हैं। हम चौथे खनिज की बात करें
जिसका नाम है एम्फीबोल। एम्फीबोल से भूपृष्ठ का लगभग 7% हिस्सा बना हुआ है। इसका उपयोग मुख्यतः एस्बेस्टस उद्योग में किया जाता है। इसका रंग हरा और काला होता है। एल्युमिनियम, कैल्शियम, लौह, सिलिका और मैग्नीशियम इसके प्रमुख घटक हैं। अगले खनिज की बात करें, माइका यानी कि अभ्रक। भूप्रॉपर्टी का 4% हिस्सा लगभग अभ्रक से निर्मित है। यह मुख्यतः आग्नेय और रूपांतरित शैलों में पाया जाता है। शैलों के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसका उपयोग खास तौर से बिजली के सामान बनाने में किया जाता है। पोटेशियम, एल्युमिनियम, लौह, सिलिका आदि तत्व इसमें निहित होते हैं। और अंतिम जो महत्वपूर्ण खनिज है वो है ऑलिवीन। ऑलिवीन जो है वो पृथ्वी की बेसाल्टिक चट्टानों के बीच पाया जाता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। यह हरे रंग का क्रिस्टल होता है। मैग्नीशियम, लोहा तथा सिलिका इसके प्रमुख तत्व हैं। तो इस प्रकार इन महत्वपूर्ण खनिज और उनकी विशेषताओं से हम लोग परिचित हुए। इसी के साथ खनिज तत्व के बारे में हमारा अध्ययन पूर्ण होता है। अब हम इस पाठ के दूसरे महत्वपूर्ण घटक यानी कि शैल के बारे में, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। शैल को ही हम चट्टान भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शैल यानी चट्टान किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, कई खनिजों के संगठन से जो एक संरचना निर्मित होती है उसी को हम खनिज कहते हैं, शैल कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पदार्थों को चट्टान या शैल कहा जाता है। यानी भूपर्पटी का निर्माण जो है वो शैलों से ही होता है, चट्टानों से ही होता है। यहाँ एक शब्द आता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी शैलों का यानी चट्टानों का विज्ञान है। इसके अंतर्गत जो पेट्रोशास्त्री होते हैं यानी इस विधा का अध्ययन करने वाले लोग, वो शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत वो खनिज की संरचना, उसके गठन, उसके स्रोत, बनावट, उसके प्राप्ति के स्थान, उसके परिवर्तन और दूसरी शैलों से उसके संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ मैं दो प्रमुख विद्वानों की परिभाषा आपको बता रहा हूँ, उसे अच्छी तरह नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, जो शैल या चट्टानों की परिभाषा के रूप में है। पहली परिभाषा में वार्सेस्टर के अनुसार, ये महान भूगोलवेत्ता थे वार्सेस्टर, इन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक खनिज पदार्थों के सम्मिश्रण से जो संरचना बनती है उसको चट्टान कहते हैं। दो या दो से अधिक खनिजों के मिश्रण से जो संरचना बनती है उसे चट्टान कहते हैं। बेहद आसान है। दूसरा है आर्थर होम्स, ये भी महान विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा शैलें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का संयोग होती है। शैलें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का संयोग होते हैं। यानी दोनों परिभाषाएं बिल्कुल एक जैसी हैं, सिर्फ कहने का ढंग अलग है। ठीक है, तो आप जान गए कि शैल क्या है। अब हम शैल कितने प्रकार की होती है यानी शैलों का वर्गीकरण जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, शैलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। कायांतरित को हम रूपांतरित शैल भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं आग्नेय शैल। आग्नेय शैल इग्नियस रॉक, जिसकी उत्पत्ति आग से हुई, इन्हें हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर या धरातल पर तप्त और तरल मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से होता है।
पृथ्वी पर सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। बाद में इन चट्टानों का जब अपक्षय और अपर्दन हो गया, यानी वो चट्टानों पर तोड़ फोड़ हो गई, उनका घिसाव हो गया, तब आगे इन्हीं से अवसादी और कायांतरित शैलों का निर्माण हुआ। तो आपने जब समझा कि प्राथमिक शैल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी तल पर इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था, भूगर्भ से निकले मैग्मा के ठंडा होने से। और ये पृथ्वी के ऊपर भी, भूपर्पटी के ऊपर भी हुआ और भूगर्भ के अंदर भी हुआ है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण भूगर्भिक इतिहास के हर काल में होता रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान समय में भी इसका निर्माण हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर और बाहर ज्वालामुखी आज भी फट रहे हैं और उनका तप्त तरल मैग्मा शीतलन की प्रक्रिया से गुजर करके ठोस हो रहा है और आग्नेय चट्टानें भूगर्भ के अंदर और बाहर आज भी बन रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, यानी ये कितने प्रकार की होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण भूगर्भ के ऊपर भी होता है और अंदर भी होता है। जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण, यानी जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है, आंतरिक भाग यानी अंदर ही, भूगर्भ के भीतर ही जब वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इससे जो आग्नेय शैल बनती है उसको हम अंतर्जात आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्जात आग्नेय चट्टान। अंतर्जात आग्नेय चट्टान जब ठंडा होने की जो गति होती है, चूंकि अंदर गर्मी ज्यादा है इसलिए वो बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है। तरल मैग्मा अंदर ही जब रुक जाता है तो वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। धीरे धीरे ठंडा होने से क्या होता है कि उसके रवे, यानी उस चट्टान में जो रवे बनते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ग्रेनाइट चट्टान का नाम आपने सुना होगा, वो इसी प्रकार की चट्टान होती है, उसके रवे बड़े होते हैं और वो जमीन यानी भूगर्भ के अंदर बनती है। और दूसरी है बहिर्जात आग्नेय। बहिर माने बाहर बनने वाली, यानी जब मैग्मा विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बाहर धरातल पर आ जाता है और वो सूख कर ठंडा होकर जम जाता है, तो इस प्रक्रिया से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम बहिर्जात आग्नेय चट्टान कहते हैं। चूंकि बाहर उतना तापमान नहीं होता, इसलिए जब मैग्मा बाहर आता है तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, यानी उसके ठंडा होने की जो गति होती है वो बहुत शीघ्रता से होती है। इसलिए इसमें रवे या तो बहुत मामूली होते हैं या होते ही नहीं हैं, ये काफी बारीक भी हो सकते हैं। तो ग्रेबो, बेसाल्ट और डायोराइट नाम की जो चट्टान होती है वो इसी प्रकार के बहिर्जात आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। अभी हमें औषधि और कायांतरित शैलों के निर्माण, उनकी निर्माण प्रक्रिया, उनके प्रकार इत्यादि के बारे में पढ़ना है, लेकिन चूंकि लेक्चर अधिक लंबा न हो जाए इसलिए उसको हम अगले अंश में आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।